हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू विद्यान पाठशाला मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी। ये हमारा दूसरा वीडियो है क्लास 8 के सोशल साइंस हिस्ट्री से। इससे पहले एक इंट्रोडक्शनरी पार्ट वीडियो है जहाँ पे आप मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया जाएगा आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो आज हम चैप्टर 1 से पार्ट 1 टॉपिक कवर करेंगे। चैप्टर 1 में जो है कि हाउ, व्हेन एंड वेयर जो टॉपिक है उसके थोड़ा सा हम कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड में जैसे कि आप देख सकते हैं, द क्वेश्चन अराइजेस अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। ठीक है, तो देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस फैसिनेटेड विद डेट्स, हिस्ट्री सिनोनिमस विद डेट्स। तो क्या है कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट पास्ट इंसिडेंट्स इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, मतलब जो इवेंट्स हुआ उसके पहले क्या क्राइटेरिया था, क्या सोसाइटी कैसे था, उसके बाद क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप जो मतलब इवेंट कंप्लीट हुआ, वो इवेंट्स का जो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट है उसका डेट क्या था, किस दिन पे वो हुआ, कौन सा ईयर था, ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना। तो जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जेम्स रेनल जो थे इन 1782 में, ही वॉज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप ऑफ हिंदुस्तान। ओके, ब्राह्मणस ऑफरिंग द शास्त्रस टू ब्रिटानिया। एक पर्टिकुलर टाइम पे मैप बनाया गया। ठीक है, हिंदुस्तान का मैप हुआ। तो जो सोचो वो हिंदुस्तान का मैप कब तैयार हुआ, तो कौन सा डेट में तैयार हुआ, ये सब एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स है। डेट्स को क्या कर देता है, डेट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देता है। ओके, तो इसी तरह से डेट इम्पॉर्टेंट होता है हर एक हिस्टोरिकल इवेंट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, थिंग्स मेक इवेंट्स हिस्टोरिकल। जो थिंग्स है, जो हिस्ट्री को मतलब इवेंट्स को हिस्टोरिकल बनाता है, वो क्या है। ऑल वी हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर, व्हेन वी आर क्यूरियस अबाउट थिंग्स वी आस्क क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल। ठीक है, हम हमेशा हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं करते हैं, दो वी आर नॉट ऑलवेज क्यूरियस, बट व्हेन वी ट्रैवल इन एनीवेयर बाय ट्रेन और बस। ठीक है, हम क्या बाहर में अगर कुछ देखते हैं जैसे माइलस्टोन्स होते हैं या फिर कुछ कोई पुराना किला, मॉन्यूमेंट्स, हवेली, एंशियंट बिल्डिंग्स, इन सभी को देखकर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग अराइज करते हैं, मतलब इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ऑल दिस क्वेश्चंस व्हिच इज related to old era or past events related, all are historical। ठीक है, जैसे कि सोचो स्वामी विवेकानंद जो शिकागो यूएसए अमेरिका में शिकागो में जो 11 सितंबर 1893 को जो स्पीच दिया, वो भी तो एक हिस्टोरिकल इवेंट है जिनके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको थोड़ा डीपली जाने। तो ये सब एक क्वेश्चन हम हमारे अराइज होता है कि शिकागो में क्या स्पीच था, स्पीच का जो जिस्ट क्या था, वो क्या बताना चाहते थे, क्या स्प्रेड करना चाहते थे। ठीक है, इस सभी जो एक इवेंट है वो एक पर्टिकुलर डेट पे टाइम पे हुआ। तो ये थिंग्स क्या करते हैं, ये इवेंट्स क्या करते हैं, ये इवेंट्स धीरे धीरे हिस्टोरिकल बन जाते हैं। तो उनका स्पीच एक हिस्टोरिकल इवेंट है। ओके, पोर्टुगीज नाविक जैसे वास्को दा गामा थे, वो कैसे फ्रॉम वेस्ट यूरोप टू ईस्ट मेरीटाइम रूट डिस्कवर किए, इंडिया का कालीकट पोर्ट कैसे मतलब वो डिस्कवर किया। तो ये सभी कुछ एक हिस्टोरिकल इवेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो इवेंट्स गेट्स हिस्टोरिकल बाय आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर। ठीक है, हम लोग जितना क्यूरियस होंगे एक इवेंट्स के बारे में, उतना ही ज़्यादा वो हिस्टोरिकल टॉपिक्स हमारे सामने आने लगेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि जैसे कि आप देख सकते हैं मुगल पीरियड फ्रॉम 1526 टू 1761, ये क्यों दिया, यहाँ पे देखिए टाइम डज नॉट ऑलवेज प्रिसाइसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर और ए मंथ। Okay, sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that
हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हम कोई भी एक फिक्स डेट्स हमेशा बोल नहीं सकते कि उसी दिन ये हुआ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि एक टाइम स्पैन में हुआ, बिकॉज वी आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट देयर, विच इज़ इम्पॉसिबल। दैट्स वाई वी कांट से द एक्चुअल डेट ऑफ और टाइम इन सम केसेस। मतलब जैसे मुगल पीरियड था तो वो कौन सा डेट में हुआ, वो दिन क्या था, ये सब हम एक्चुअली मतलब एकदम द पर्टिकुलर डेट हम नहीं बता सकते। हम क्या कर सकते हैं, एक अप्रोक्सीमेट पीरियड बोल सकते हैं कि ओवर विच पार्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल। ठीक है, तो वो हम बोल सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, तो किसी किसी जगह पे डेट्स अप्रोक्सीमेट होता है, किसी किसी जगह पर एक पर्टिकुलर डेट्स होता है। ओके, तो इसी तरह से हम हिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे बाय पर्टिकुलर डेट एंड अप्रोक्सीमेट डेट्स। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई देन वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। मतलब हम हिस्ट्री को एक डेट्स के स्ट्रिंग पे क्यों एसोसिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स, रूलर्स, देयर पॉलिसीज, बिग इवेंट्स, हाउ रूलर्स सक्सीडेड द थ्रोन, when they fought battle, how royalty spread over the world, etc. क्या है कि कुछ कुछ डेट ऐसा है जो एजेंशन के ऊपर बेस्ड है, बट देयर आर बिग इवेंट्स, वॉर्स, बैटल्स जो कि हिस्टोरियन लिखे हैं। मतलब जो स्पेशल स्पेशल बैटल्स है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट बैटल, इम्पॉर्टेंट इवेंट, थ्रोन कैसे वो जीते, ओके, कैसे रॉयल्टी स्प्रेड हुआ कोटा ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये सब जानने के लिए हिस्टोरियंस बहुत सारे डेट्स को लिखते हैं, उसके ऊपर क्रिटिसाइज भी होता है। तो टॉपिक, हाउ मच टॉपिक विल बी क्रिटिसाइज, वी विल मोर नियरर टू द ओरिजिनल सोर्स। ठीक है, जितना ज़्यादा टॉपिक क्रिटिसाइज होगा हम उतना ज़्यादा वो मतलब जो ओरिजिनल सोर्स है उसके और भी करीब जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो जालियनवाला बाग मैसेकर है, जो हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेकर है जहाँ पे जनरल ओडायर करके एक थे जो who shooted a huge number of people and declared कर्फ्यू। इसके बाद क्या हुआ, इसी इवेंट के ऊपर द ग्रेट पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, अपना जो टाइटल था नाइट का, उनको वो त्याग दिया। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी किसी डेट, जो हुआ 1919 को 13 अप्रैल में, ये वाला जालियनवाला बाग मैसेकर हुआ। ठीक है, बिना डिक्लेरेशन के एक वॉर हुआ। तो सोचो ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक थिंग है जिनके बारे में जानना हमको, हम लोगों को ये क्यूरियस करता है कि क्या था, व्हाट इज़ जालियनवाला बाग मैसेकर। ठीक है, तो इसीलिए हम हिस्ट्री जो डेट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं हिस्ट्री को। ठीक है, तो which dates? Now the question is which dates? Dates around which we compose our story of past get important by our point of focus. एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स टू एंडेड विथ लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्या है, हम लोग किसी सिंगल टॉपिक के ऊपर जब डिस्कशन और फोकस डालेंगे तो वो टॉपिक ऑटोमेटिकली गेट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, किसी भी तरह की टॉपिक के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं फिर डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह से हिस्ट्री टॉपिक में पहला गवर्नर जनरल से लास्ट वाइसरॉय माउंटबेटन तक सभी इम्पोर्टेंट डेट्स, द सक्सेशन प्रोसेस, देयर डेट्स, पॉलिसीज, अचीवमेंट्स सब जान पाते हैं। ठीक है,
सो दिस डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, जिसके ऊपर फोकस करके हम एक स्टेप बाय स्टेप सक्सेशन जान सकेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, फिर क्या है, वाइस रॉय जो है लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट जो वाइस रॉय, मतलब एक लिस्ट है, बहुत बड़ा एक लिस्ट है गवर्नर जनरल टू वाइस रॉय तक। तो ये सब जब आए तो एक एक टाइम स्पैन में आए और एक एक काम किए। कुछ अच्छा था, कुछ था खराब बोलो या जो भी बोलो, जो भी किया इन लोगों का जो काम था, इन लोगों का जो पॉलिसीज था कि ये क्या किस टाइप का पॉलिसी लिया, अचीवमेंट क्या था, जो वो पॉलिसी ये लोग जब बाय दिस पॉलिसीज इफ पीपल गेट एनी गुड थिंग्स, मतलब लोगों का अच्छा हुआ क्या खराब हुआ या फिर क्या हुआ, वो सब हम स्टेप बाय स्टेप जानते। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद है whenever we write history or a story, we divide it into chapters to give that story a coherence, a way to make some sense and can be followed. तो हम किसी भी स्टोरी को हमेशा स्टेप बाय स्टेप विस्तारित करते हैं ताकि उस स्टोरी का संजोग रहे, कुछ घटना हम समझ पाए। इसी तरह अगर हम ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स के बारे में कहीं पे पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कोई इंडियंस और दूसरा कोई पोर्तुगीज, फ्रांस या फिर जो भी हो उनके बारे में अगर उसके बीच में दिया जाएगा तो हम नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअली व्हाट इज द स्टोरी। सो वी हैव टू मेक ए अनदर फॉर्मेट। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, जैसे इंडियन एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट का जो पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, जो एंशियंट हिस्ट्री है वहाँ पे हम हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह मिडिवल जो हिस्ट्री जो है वहाँ पे हम मुगल, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक, इन सभी के बारे में जो है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, बाबर खिलजी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो और जो नेशनल मूवमेंट है वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, नेताजी, गांधी जी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। इन सभी का डेट्स जो है, क्या किया, क्या इवेंट्स हुआ, क्या वॉर्स हुआ, क्या मूवमेंट हुआ, म्यूटिनीज हुआ, ये सब हम पढ़ते हैं। तो अभी सोचो कि एंशियंट हिस्ट्री में अगर हम नेशनल मूवमेंट डाल दें तो कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, हम कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय सोसाइटी का फॉर्म, जो सोसाइटी फॉर्म हुआ वो अलग था, जो नेशनल मूवमेंट में जो सोसाइटी हुआ वो अलग है। तो दोनों का जो मिश्रण, अगर मिश्रण हो जाए तो वहाँ पे हम लोग कुछ नहीं समझ पाएंगे कि उस टाइम कल्चर म्यूटिनीज क्या कैसे किस टाइप का था, और इस मतलब ये जो नेक्स्ट जो सोसाइटी है, मतलब नेशनल मूवमेंट के थ्रू जो सोसाइटी आई या फिर मिडिवल हिस्ट्री में जो सिचुएशंस था उस टाइम के साथ इस टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो वो हम अगर दोनों के एक साथ मिला देंगे तो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग प्रियोरिटाइजेशन करते हैं। ओके, मतलब स्टेप बाय स्टेप या फिर उनको हम डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद क्या है, in 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a 3-volume book, A History of British India, where he divided Indian history into Hindu, Muslim, and British. So, this is the chronology we used to differentiate with the periods to capture the characteristics of time। मतलब सो दिस इज द फॉर्मेट कि अलग अलग स्टोरी को अलग अलग ढांचे पे बिठाना, टू मेक ए सक्सेशन प्रियोडाइजेशन के थ्रू हम लोग जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स है वो जान पाते हैं, जो टू चेंज द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट। इसके बाद क्या है कि मिल रिकॉग्नाइज all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. He felt British could civilize India, so British should conquer all the territories because of India isn't capable of process without
प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। ओके, क्या है कि अकॉर्डिंग टू मिल, ब्रिटिश के आने से पहले ये हिंदू मुस्लिम डेस्पोट्स रूल द कंट्री। ओके, मतलब सुपरस्टिशंस प्रैक्टिसेस कास्ट टैबूज डोमिनेटेड देयर। मतलब इंडिया में तभी क्या था, जो सुपरस्टिशंस था, लोग बहुत ज़्यादा मानते थे तभी, और जो कास्ट प्रॉब्लम था वो सभी तब बहुत ज़्यादा मतलब जो ह्यूज, मतलब बहुत ज़्यादा तब हुआ करता था कि लोग बहुत मानते थे सुपरस्टिशंस कास्ट प्रॉब्लम्स। तो उनको लगा कि अगर ये आएंगे, ब्रिटिशर्स आएंगे तो इन लोगों को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, इन लोगों का डेवलपमेंट करेंगे, तो उन लोगों का आना चाहिए और यहाँ पे कॉन्क्योर करना चाहिए, टेरिटोरीज को अपना हाथ में लेना चाहिए और रूल करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू James Mill. Indian history is not about only the Hindu and Muslim. Okay, from the ancient period, all type of rulers or people not share the same type of faith. ठीक है, सभी लोगों का कुछ अलग अलग फेथ था, कुछ अलग अलग विश्वास था। वो सभी लोग एक ही रिलीजियन, मतलब एक ही देवता को या एक ही गॉड को नहीं मानते थे, या फिर उसका जो उन लोगों का जो थिंकिंग थॉट था वो सब एक टाइप का नहीं था, अलग अलग था। ठीक है, हिस्टोरियंस डिवाइडेड हिस्ट्री एंड एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, borrowed from the west, okay, where modern period was associated with the growth of all the forces of modernity: science, liberty, democracy, equality. But in India, in the period of modern history, there still the presence of inequality, freedom and liberty. सो ऐसा नहीं बोल सकते कि मॉडर्न हिस्ट्री आ गया तो इंडिया भी मॉडर्न हो गया। तो मतलब क्या है कि बहुत सारा ऐसा मतलब नाम है मॉडर्न, लेकिन वहाँ पे तभी भी ऐसा कुछ था सोसाइटी में, ऐसा सिचुएशन था कि लिबर्टी के थ्रू, डेमोक्रेसी के थ्रू, साइंस के थ्रू या फिर इक्वालिटी के थ्रू इंडिया तभी भी बहुत ज़्यादा पीछे थे। ओके, तो हम लोग जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा जान पाएंगे कि किस टाइम पे क्या था और कैसे डेवलप हुआ, और जो डेट्स था, टाइम्स था, वो कैसे मतलब हम लोगों को पढ़ना चाहिए कि which events need the actual dates and which events need the approximate date, and the terms modern, Hindu, Muslim, is it reliable for the events? All we have to understand by reading the chapters. We have to understand. Okay, now the question is, what is colonialism? ठीक है, तो when the subjugation of one country by another leads to political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonialization. We can find all groups or classes did not experience these changes in the same way. That's why the book is called Our Past in the Plural. तो ये सब मतलब लिबर्टी, थॉट, इक्वलिटी, इन सभी का जो मतलब एब्सेंस था, बट मॉडर्न था, जो सोसाइटी था वो मॉडर्न था, मॉडर्न हिस्ट्री हम बोलते हैं। तो इसीलिए मेनी हिस्टोरियंस रेफर्स द सोसाइटी और द टाइम एज कॉलोनियल। तो कॉलोनियल क्या है? कॉलोनियल जो है वो क्या है, हम लोग ब्रिटिश पीरियड देख सकते हैं कि कैसे दे कॉन्क्योर्ड द कंट्री, पावर एस्टेब्लिश किया, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल सबको इफेक्ट करके खुद से रूल किया। ठीक है, जब भी उनको अपना जो एक्सपेंडिचर है उनको बढ़ाना था तो वो क्या किया, रेवेन्यू बढ़ा दिया, जो इंडियंस के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स नहीं दे सकते तो मारो, टैक्स नहीं दे सकते तो इन लोगों के ऊपर टॉर्चर करो। ठीक है, कुछ भी गुड्स चाहिए तो सबसे कम प्राइस दे के खरीदना, कुछ भी
खुद के लिए कुछ भी मतलब जो उन लोगों का प्रॉफिटेबल होगा वो जब भी इंडियंस के पास से खरीदते थे, वो सभी मतलब लो प्राइस देके खरीदते थे। मतलब इंडियंस जो फार्मर्स या जो प्रोडक्शन करते थे, उन सभी का कोई भी प्रॉफिट नहीं रहता था, ठीक है। इफ़ अगर सोचो कि ब्रिटिश को अगर इंडिगो जो तब बहुत ज़्यादा फेमस था, उसको अगर उसका एक्सपोर्ट करना होता है, तो वो क्या करते हैं, विदाउट पेइंग एनी एक्चुअल वैल्यू, वो लोग क्या करते थे, फार्मर्स को टॉर्चर करके वो ज़मीन में जो सब्जी है, सब्जी को काट के फेंक देते थे, या फिर सब्जी का खेती बाड़ी नहीं करने देते थे। वो इंडिगो का खेती बाड़ी करने के लिए उन लोगों के ऊपर टॉर्चर करते थे और एक्सपोर्ट करते थे, अपने प्रॉफिट रख कर वो एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। वो फार्मर्स को कुछ भी नहीं देते थे। तो ऐसे क्या हुआ, ऐसे जो कॉलोनियलिज्म है उसका विस्तार हुआ। तो इसी तरह से वो इंडिया में आए, या जो सोसाइटी है उनको चेंज किया। जो मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, एक्चुअली वो मॉडर्न से ज़्यादा वो कॉलोनियल है, ओके। ब्रिटिशर्स के अंडर जो था, उनके अंडर ही सब चला, रूल हुआ। तो इसी तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप डेट्स, इवेंट्स हम देखेंगे। इसके पार्ट 2 जो आएगा, वहाँ पे हम और भी जो कवर करेंगे, जो चैप्टर है पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।